a new session of KCC tutorial। आज हम 5th EVS 2 का 7th लेसन फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट्स ये पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे 3 सब टॉपिक्स। फर्स्ट वन है शेल्टर, सेकेंड सीजनल कैंप्स और थर्ड वन है विलेज सेटलमेंट। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, that is shelter। In the 5th lesson, we saw that the Neanderthals lived mainly in caves. At that time, the climate in Europe was extremely cold. हमने पहले 5th लेसन में पढ़ा था कि नियंडरथल मैन केव्स में रहता था, गुफा में रहता था, और उस टाइम पे यूरोप का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो बहुत ही ठंड था, एक्सट्रीमली कोल्ड था। The Neanderthals could protect themselves from the freezing temperatures because they wore leather clothing and made use of fire। तो उस टाइम पे नियंडरथल खुद का प्रोटेक्शन करना जानता था, वो खुद का प्रोटेक्शन कर सकता था, क्योंकि जहां पे मतलब कि वहां पे अगर फिर भी बहुत ज्यादा ठंड हो, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, लेकिन वो लेदर के कपड़े पहनता था और उसको फायर का यूज कैसे करना है ये भी पता था। Perhaps that was not enough, लेकिन इतना ही उसके लिए काफी नहीं था। That's why they use animal hides to erect tent inside the caves for warmth। और इसी वजह से मतलब कि ठंड से बचने के लिए वो एनिमल हाइड्स मतलब कि एनिमल की स्किन का यूज करता था। किस लिए यूज करता था? तो गुफा के अंदर वो टेंट बनाता था, छोटे छोटे टेंट बनाता था और उसमें रहता था, क्योंकि एनिमल हाइड्स से उस टाइम का जो हाई एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर जो था उससे वो बच सकता था। और wherever necessary they also built huts in the open। और जब कभी भी उसको जरूरत थी तब वो ओपनली हट्स भी बनाता था। तो यहाँ पे देखो एनिमल हाइड से बनाए गए जो हट्स थे, the warm 2-room tent erect by Neanderthal man inside the caves। फ्रांस, ये फ्रांस का लोकेशन है और वहां पे उन्होंने एनिमल हाइड से बनाए गए टेंट दिखाई देते हैं हमें। उसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, सीजनल कैंप्स। इन द मिडल स्टोन एज ग्रुप ऑफ होमो सेपियंस हैड एस्टैब्लिश्ड कैंप ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिडल स्टोन एज में होमो सेपियंस ने क्या किया? तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी कैंप एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। एट दैट टाइम द क्लाइमेट वाज गेटिंग वार्मर। और उस टाइम पे अर्थ का क्लाइमेट वार्म होता चला, मतलब कि वार्म होता जा रहा था। एवरीवेयर द एनवायरमेंट वाज चेंजिंग, और हर जगह पे एनवायरमेंट चेंज होता जा रहा था। एंड विद इट द डाइट ऑफ होमो सेपियन वाज आल्सो अंडरगोइंग चेंजेस। और उस टाइम पे होमो सेपियन का डाइट भी चेंज होता जा रहा था। मिडल स्टोन एज में जब उन्होंने कैंप बनाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस टाइम पे अर्थ का क्लाइमेट मतलब कि देखो यहाँ पे हमने बताया था यूरोप में एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब अर्थ का क्लाइमेट कैसे हो रहा है? वार्म होता जा रहा है, और इसी वार्म एनवायरमेंट की वजह से होमो सेपियंस का डाइट भी चेंज होता जा रहा था। By the time of Middle Stone Age, big animals like a mammoth were on the way to extinction। Extinction मतलब कि खत्म होना, उनका एग्जिस्टेंस पूरा खत्म होना, due to the changing environment and also because they were hunted on very large scale। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या बताया, जैसे जैसे मिडल स्टोन एज में क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता गया, वैसे ही बिग एनिमल्स मतलब कि जो बड़े बड़े एनिमल्स थे, लाइक मैमोथ। मैमोथ मतलब कि हाथी के जैसा एक एनिमल था, हाथी के साइज से भी बड़ा था, उसका पिक्चर में दिखाती हूँ बाद में आपको। मैमोथ वर ऑन वे टू एक्सटिंक्शन, वो अर्थ के ऊपर से खत्म होने लगा था। किस लिए? ड्यू टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, क्योंकि वो वार्म एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते। और दूसरा एक रीजन था कि होमोसेपियन उसकी शिकार भी बहुत लार्ज अमाउंट में करते थे। दैट इज वाई होमोसेपियंस हैड लार्जली टर्न टू फिशिंग।
और इसी वजह से, उस एक्सटिंक्शन की वजह से होमोसेपियंस फिशिंग की ओर बढ़ते गए. He also began to depend more on hunting smaller animals like a wild boar. और वो क्या करने लगे, फिशिंग की साथ साथ वो स्मॉलर एनिमल्स की शिकार भी करने लगे, लाइक वाइल्ड बोर, डियर, माउंटेन गोट एंड शिप. जैसे मैंने पहले बताया आपको, मैमोथ दिखाती हूँ. ये देखो मैमोथ, हाथी के जैसा ये एलिफेंट है और ये मैमोथ है. द मैमोथ वॉज एन एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट. मैमोथ क्या है, एलिफेंट का एंसेस्टर है. हाउएवर he was much bigger in size compared to the elephant. उसका साइज as compared to elephant बहुत ही बड़ा था. तो हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं फिर से. The changed diet pattern enabled the group of Homo sapiens to roam to far away region. जैसे जैसे Homo sapiens का डाइट चेंज होता गया, वैसे ही वो उनका रोम मतलब कि घूमना, तो वो दूर दूर के रीजन तक घूमते थे. मतलब कि जैसे हंटिंग करते थे, तो हंटिंग एक जगह पे शिकार नहीं मिलता तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था. दे मूव देयर कैंप टू डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द सीजनल चेंजेस. और क्या होता जा रहा था, जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती गई वैसे सीजन फॉर्म हो गए, और सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंग वो अपने कैंप भी दूसरी जगह पे शुरू की, मूव होना स्टार्ट किया उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह. दे हार्वेस्टेड सीजनल वाइल्ड ग्रेन्स एंड गैदर्ड सीजनल फ्रूट्स एंड रूट्स. और उस जगह पे वो वाइल्ड ग्रेन्स हार्वेस्ट करने लगे और सीजनल फ्रूट्स और रूट्स जो उस जगह पे मिलते हैं वो गैदर करने लगे और अपना फूड, मतलब कि उसी को अपना फूड मानते गए और वही खाने लगे. They would find out the best season for fishing and use the knowledge to their advantage. उन्होंने वो जो एनवायरमेंटल कंडीशन ऑब्जर्व किया और उस हिसाब से अपने नॉलेज को यूज करके उन्होंने फिशिंग के लिए कौन सा सीजन बेस्ट है वो फाइंड आउट किया. और क्या उन्होंने डिस्कवर किया, देखो, बाय द ऑब्जर्वेशन दे डिस्कवर द बेस्ट हंटिंग ग्राउंड. उन्होंने हंटिंग ग्राउंड्स भी, बेस्ट हंटिंग ग्राउंड कौन से है जहां पे हमें लार्ज अमाउंट में शिकार मिल सकता है, वो भी उन्होंने डिस्कवर किए. फॉर दिस रीजन दे स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड. और इसी वजह से वो एक ही जगह पे बहुत टाइम तक रहने लगे, क्योंकि उनको अभी जरूरत ही नहीं थी. उनको हंटिंग कहाँ पे, मतलब कि शिकार कहाँ पे ज्यादा मिलेगा ये भी पता था. फूड ग्रेन्स, वाइल्ड ग्रेन्स उनको कैसे उगाना है ये भी उनको पता था. तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं थी, और इसी वजह से वो लॉन्ग पीरियड, बहुत टाइम के लिए एक ही जगह पे रहने लगे. और रहने के लिए उनको जगह चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, दे क्लियर्ड द जंगल बाय फेलिंग ट्रीज एंड सेट अप देयर सीजनल कैंप इन द क्लियरिंग्स. उन्होंने जंगलों को क्लियर करना, मतलब कि पेड़ पौधों को काटना शुरू किया और उसी क्लियर ग्राउंड में वो अपने सीजनल कैंप बनाते गए. वैसे ही धीरे धीरे ये सीजनल कैंप का एक विलेज सेटलमेंट होता गया, एक विलेज बन गया. अब हम देखने वाले हैं विलेज सेटलमेंट्स क्या है. द वे ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन इन द न्यू स्टोन एज वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट द ह्यूमन इन द ओल्ड स्टोन एज एंड मिडल स्टोन एज. जो ओल्ड स्टोन एज और मिडल स्टोन एज की ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ थी वो कम्प्लीटली अलग थी न्यू स्टोन एज से. क्योंकि न्यू स्टोन एज में ह्यूमन बीइंग जानता था फूड ग्रेन, मतलब कि एग्रीकल्चर कैसे करना है, और जैसे जैसे वो एग्रीकल्चर की ओर बढ़ता गया वैसे उसने हंटिंग, फिशिंग वो कम करता गया. ह्यूमन बिकम अ प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स. इसी टाइम पे, इसी पीरियड में, मतलब कि न्यू स्टोन एज में ह्यूमन बीइंग फूड ग्रेन का प्रोड्यूसर बन गया. द बिगिनिंग ऑफ कल्टीवेशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर ऑफ द न्यू स्टोन एज. न्यू स्टोन एज का एक मेजर फीचर है कौन सा, तो कल्टीवेशन, मतलब कि एग्रीकल्चर की शुरुआत. इन द हंटिंग एंड गैदरिंग वे ऑफ लाइफ इट इज नेसेसरी टू कीप मूविंग ऑल द टाइम. जब
ओल्ड स्टोन एज में और मिडल स्टोन एज में वो हंटिंग और गैदरिंग करता था, उस टाइम पे उसको मूव होना मतलब कि माइग्रेट होता था, एक जगह से दूसरी जगह हर टाइम उसको जाना पड़ता था। लेकिन न्यू स्टोन एज में जैसे ही उसने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करता गया, तो वो फूड कैसे स्टोर करना है और बहुत साल उसको यूज कैसे करेंगे वो भी वो जानता था, और इसी वजह से उसको कॉन्स्टेंटली मूव होने की जरूरत नहीं थी। Hence there is a no need to keep moving constantly. Moreover, the nature of agricultural work made it necessary to stay in one place. और जैसे जैसे उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया वैसे ही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता गया और उसका काम भी उतना ही बढ़ता गया। और नेचर ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क की वजह से उसको एक जगह पे रहना इम्पोर्टेंट हो गया। Therefore, the people established permanent village settlement. और इसी वजह से लोगों ने उसी जगह पे एक परमानेंट विलेज सेटलमेंट एस्टैब्लिश किया, और उसके बाद उनके जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो उसी जगह पे रहने लगे और एग्रीकल्चर करने लगे। अब हम देखेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन और विलेज सेटलमेंट कल्चर कैसा था, तो वो हम हमारे 8th लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल की, हमारे वीडियोस की आपको हेल्प हो रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का आपको हिस्सा बनना है तो नीचे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।